स्टार्ट किया था। विधान परिषद जो है वो अपर हाउस है एक स्टेट के अंदर, और कुछ स्टेट के अंदर द्विसदनीय शासन प्रणाली है, जिनके नाम बताए थे मैंने आपको, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। ऋषभ माइक बंद करो। मैम हाँ बोलो। मैम फीस मैम संडे को भरवा सकते हैं? हाँ भर लेना संडे को, कोई बात नहीं। संडे की फीस का पूछ रहे हो आप? एक बार आप मुझे कॉल करना, मैं बताऊंगी बेटा फीस के लिए आपको। मुकेश सर का नंबर है आपके पास? मैसेज आया हुआ है स्कूल ऐप में, उसमें देख लेना आप एक बार। चलिए देखिए, विधान परिषद में मैंने आपको बताया था किन किन राज्यों के अंदर आपकी द्विसदनीय शासन प्रणाली है और इसका शासन काल कितने समय का होता है, कार्यकाल। इसका जो टाइम पीरियड था वो 6 ईयर था, और मैंने आपको बताया था हर 2 ईयर इसके 1/3 मेंबर्स चेंज हो जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पेज नंबर C28 पर, पावर एंड द फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। पावर एंड द फंक्शंस की क्या क्या पावर और क्या क्या फंक्शन होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, विधायिका के, विधानसभा के। देखिए, द स्टेट लेजिस्लेचर मेक लॉ ऑन द 66 सब्जेक्ट्स गिवन इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लेजिस्लेचर जो राज्य विधायिका है वो 66 सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना सकती है। मतलब हमारे पास 3 लिस्ट है, मैं आपको बताऊं, ये स्टेट लिस्ट की बात कर रहा है। स्टेट लिस्ट के अंदर जो मैटर आते हैं उन पर सिर्फ स्टेट ही कानून बनाती है। जो यूनियन लिस्ट में मैटर आते हैं उन पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही कानून बनाती है। लेकिन जो मैटर कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, जो थर्ड लिस्ट है, उस पर यूनियन गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। लेकिन यदि एक ही सब्जेक्ट पर दोनों ने कानून बनाया, यूनियन ने भी और स्टेट ने भी, और उन दोनों के बीच में डिफरेंस है, उन दोनों के बीच में कुछ झगड़ा उत्पन्न होता है, तो ऐसे में यूनियन गवर्नमेंट का कानून ही माना जाएगा, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट देश की बड़ी गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए बना रही है और पूरी कंट्री के लिए बना रही है, तब यूनियन गवर्नमेंट का कानून लागू होता है। तो हमारा जो स्टेट है वो 66 सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना सकता है एंड 47 गिवन इन द कॉन्करेंट लिस्ट, और उसके साथ साथ कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं जिन पर वो कानून बना सकते हैं। बट स्टेट लॉ और कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स आर डिक्लेयर्ड इनइफेक्टिव। लेकिन स्टेट लॉ, जो स्टेट कानून है जो कि कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में दिए गए हैं, वो क्या डिक्लेयर कर दी जाती है, घोषित कर देती है अनइफेक्टिव। मतलब उनका कोई प्रभाव नहीं होता इफ इट गोज अगेंस्ट द सेंट्रल लॉ ऑन द सेम सब्जेक्ट। यदि वो सेंट्रल लॉ जो बनाया गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है उससे अलग होता है, उससे विपरीत होता है, तो ऐसे समय में सिर्फ यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कानून मान्य होता है और स्टेट गवर्नमेंट का कानून जो है वो अनइफेक्टिव हो जाता है। इट पासेस द मनी बिल एंड बजट। ये मनी बिल जो पैसे से संबंधित प्रस्ताव आते हैं कानून बनाने के लिए, एंड बजट, इसे पास करते हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली अलोन हैज द पावर टू ओरिजिनेट मनी बिल। कह रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा है उसी के पास सिर्फ अकेली ऐसी पावर है कि उसकी उस सभा के अंदर, उस असेंबली के अंदर मनी बिल आ सकते हैं। देखो बेटा, 2 टाइप के बिल होते हैं, एक होते हैं मनी बिल और एक होती है ऑर्डिनरी बिल। जो पैसे से संबंधित बिल है वो मनी बिल, और मनी को छोड़कर किसी भी मैटर से रिलेटेड कोई बिल है तो उससे वो आता है आपका कौन से, दूसरे में आता है ऑर्डिनरी बिल में, साधारण बिल। ठीक है, वो साधारण हो गया, ये मनी। तो जो ये दोनों आपका जो है ना ऑर्डिनरी बिल, उसे हम किसी भी हाउस में पहले लेकर जा सकते हैं, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी। लेकिन जो आपका मनी बिल है वो सबसे पहले विधानसभा में आता है, फिर विधान परिषद में जाता है। उसको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। पहले वो निचले सदन विधान सभा में जाएगा और उसके बाद वो विधान परिषद में जाएगा। लेकिन जो ऑर्डिनरी बिल है वो आपके किसी भी हाउस में पहले जा सकता है। ठीक है, तो इसमें इसलिए इन्होंने लिखा कि जो मनी बिल है वो सिर्फ आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही ओरिजिनेट होता है। इट में अप्रूव द ordinance which have been issued by the governor when the legislative assembly is not in session. इट में अप्रूव द ऑर्डिनेंस, ये सभी अध्यादेशों को अप्रूव कर लेता है जब हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी सेशन नहीं होता है,
कोई भी उनका सत्र नहीं लगता, कोई भी उनकी बैठक नहीं होती। ऐसे समय में जो आप उस राज्य का जो गवर्नर है वो वहां पर अपना अध्यादेश चलाता है, अपने आदेश के अनुसार एक पत्र को पारित करता है और उसको भी हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली अप्रूव करती है। Some article of the Constitution can be amended only when the consent of the state legislature. It is some articles, कुछ articles ऐसे होते हैं Constitution के, संविधान के, can be amended only with the consent of the state legislature. मतलब some article, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं संविधान के जिन पर अमेंडमेंट मतलब संशोधन किया जा सकता है, उनमें हम परिवर्तन चेंज कर सकते हैं ओनली विद द कॉन्सेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, सिर्फ अपनी राज्य विधायिका के द्वारा या अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बातचीत कर उनकी सहमति से, उनके विचार विमर्श पर। कोई एक ऐसा कानून है, हमें चाहिए कि इसमें और सुधार चाहिए, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वो प्रस्ताव आता है। जब वो प्रस्ताव पारित होता है, उनकी सहमति होती है, तब उसमें संशोधन कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको क्लास 6 में भी बताया था कि महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, बहुत सारी कंट्रीज में हमने पढ़ा था। या फिर आप इंडिया की ही बात ले लीजिए कि इंडिया में क्या था कि महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं था, लेकिन 2005 के अंदर ही एक हिंदू अमेंडमेंट सक्सेशन एंड एक्ट पास हुआ। मींस इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया गया, इसको मतलब संशोधित किया गया, इसमें चेंज किया गया 2005 के अंदर। और वो क्या चेंज किया गया कि अब पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार होगा। यदि किसी पुरुष की डेथ होती है तो वो और उसके साथ में उसकी फैमिली के जो जितने भी बच्चे हैं, मतलब चाहे वो लड़का है या लड़की, उनको भी प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा मिलेगा और साथ में उस व्यक्ति की वाइफ को भी बराबर का हिस्सा मिलेगा। लेकिन पहला ऐसे नहीं होता था। ठीक है। इन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव थ्रू द क्वेश्चंस एंड द क्रिटिसिज्म ऑफ द रॉन्ग पॉलिसीज। इट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब जो कार्यपालिका है, जो कानूनों को लागू करवाने वाले मिनिस्टर्स हैं, उन पर कंट्रोल करती है, उनके काम पर थ्रू द क्वेश्चनिंग। उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में कि आपने ये काम किया और ये काम कैसे हो गया, इस काम से ये नुकसान है। कोई भी मंत्री इस काम को लाइटली नहीं लेता। अगर वो लाइटली लेगा, इसका मतलब वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो ऐसे में उसको रिजाइन भी देना पड़ सकता है। तो वो उसके ऊपर, उसके काम पर पूरा का पूरा कंट्रोल रखते हैं। क्या क्या करते हैं? कंट्रोल रखते हैं और उसकी आलोचना भी करते हैं यदि कोई वो रॉन्ग पॉलिसी, यदि वो कोई गलत कानून पास करता है या कोई गलत काम करता है। इट कैन मूव ऑन एडजोर्नमेंट मोशन, और ये एडजोर्नमेंट मोशन पर भी जा सकते हैं। एडजोर्नमेंट मोशन होता है स्थगित करना, कुछ समय के लिए रोक देना। कॉल अटेंशन मोशन या फिर अटेंशन मोशन या फिर मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अविश्वास पत्र। यदि हमें लगता है कि कोई मिनिस्टर सही ढंग से काम नहीं कर रहा, तो उसके खिलाफ लेजिस्लेटिव असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है। मतलब कि इस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस नहीं रहा, इस व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं रहा, इसको हम हिंदी में अविश्वास पत्र बोलते हैं। फिर उस पर पूरी तहकीकात करने के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली में वोटिंग होती है। यदि वोटिंग में आधे से ज्यादा मेंबर उस व्यक्ति के विपक्ष में चले जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, उस मंत्री को रिजाइन देना ही पड़ता है, क्योंकि उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया। ये मोशन आपके सीएम के खिलाफ भी हो सकता है। बट द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल ओनली द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। आगे हम बात करते हैं पासिस ऑफ ऑर्डिनरी बिल बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ऑर्डिनरी बिल मैंने बताया आपको, दो बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। जो मनी बिल जो धन से संबंधित है वो तो हो गया मनी बिल, और धन को छोड़कर किसी भी मैटर पर यदि कोई कानून बनाने के लिए कोई प्रस्ताव लेजिस्लेटिव असेंबली में आता है, कानून वो तब तक नहीं बनेगा जब तक वो पास नहीं होगा। पास होने से पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में एक सजेशन आता है, उस सजेशन को हम बिल बोलते हैं। तो पैसे को छोड़कर जो जितने भी बाकी मैटर्स होते हैं वो सब आपके ऑर्डिनरी बिल में आते हैं। एक ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर यहाँ पर बताया गया है। ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी ऑफ हाउस। ऑर्डिनरी बिल को हम किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। विधानसभा और द विधान परिषद, वो विधानसभा भी हो सकती है और विधान परिषद भी हो सकता है। दे कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय आइदर अ मिनिस्टर और एनी अदर मेंबर। कह रहे ये जो बिल है या तो ये कोई मंत्री लेकर आ सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, या फिर कोई और मेंबर। जरूरी तो नहीं कि सभी मेंबर्स मंत्री हों, या वो एमएलए तो होते ही हैं, लेकिन एमएलए के साथ साथ
उन्हें कहीं का मिनिस्टर, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, उन्हें एजुकेशन डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे दिया। तो जो सिर्फ मेजोरिटी पार्टी में होते हैं ना, मेजोरिटी पार्टी के, उन्हीं के कुछ सदस्यों को मिनिस्टर बनाया जाता है, लेकिन बाकी सभी तो मिनिस्टर नहीं होते। टोटल हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली में 500 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते और 60 से कम नहीं हो सकते। तो ये जो जितने भी टोटल मेंबर्स हैं, ये सब एमएलएस हैं, तो ये सब अदर मेंबर्स में आते हैं। मिनिस्टर को इस सजेशन को ला ही सकते हैं इस बिल को, इसके अलावा कोई और मिनिस्टर भी ला सकता है। There are the 3 stages involved in the passage of bill. इस बिल को पास करने के लिए उसे 3 चरणों से गुजरना पड़ता है, 3 स्टेप उसे पार करने पड़ते हैं, तब वो जो बिल है लॉ बनता है। तो वो बिल को पास करने के कौन-कौन से 3 होते हैं वो देखिए। We call them 3 reading of the bill. इसे हम बिल की 3 रीडिंग कहते हैं। The first reading covered the introduction of the bill. फर्स्ट रीडिंग जब होती है, जब वो प्रस्ताव वहां पर आता है स्पीकर की परमिशन से, तो उस बिल का पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि वो इस बिल में ऐसा क्या बताया गया है, किस चीज की डिमांड की जा रही है। The member introduce the bill, explain the need to introduce it. जो मेंबर है इंट्रोड्यूसिंग द बिल, वो बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं। एक्सप्लेन द नीड टू इंट्रोड्यूस इट, क्या क्या चीजों को, किन किन जरूरतों को वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो सब कुछ उसमें दिया गया होता है। मतलब फर्स्ट रीडिंग जो हो गई उसमें कंप्लीट समझाया जाता है कि वास्तव में इस बिल में है क्या। देन सेकंड रीडिंग कंसिस्ट ऑफ जनरल डिस्कशन ऑन द बिल इन द हाउस। अब हाउस में लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर या विधानसभा या विधान परिषद, क्योंकि दोनों में लेकर आया जा सकता है, उसमें जनरल डिस्कशन होती है, आम लोग डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर, जितने भी एमएलए हैं वो सब डिस्कशन करते हैं उस बिल को लेकर। द हाउस में रेफर इट टू सेलेक्ट कमेटी, और जो फिर हाउस है उसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजती है। द कमेटी प्रेजेंट इट रिपोर्ट टू द हाउस, कमेटी इसकी एक रिपोर्ट तैयार कर हाउस में भेजती है। द हाउस देन कंसाइडर द बिल, हाउस फिर इस पर दोबारा से सोचता है, क्लोज बाय क्लोज मतलब इसके एक एक भाग को अच्छे से पढ़कर। देन फॉलो द थर्ड रीडिंग ऑफ बिल, फिर तीसरी रीडिंग होती है। इफ इट इज पास, लेकिन जब ये तीसरी रीडिंग में भी पास हो जाता है तो स्पीकर इस पर साइन कर देता है एंड सेंड इट टू द विधान परिषद, और उसे विधान परिषद में भेज देता है। मतलब कहीं कहीं पर तो आपको पता है एक ही सदन है, जहां पर एक ही सदन है, सिर्फ आपकी विधानसभा होती है और विधानसभा के बाद सीधा गवर्नर के पास जाता है। लेकिन जब विधान परिषद भी होती है तो पहले विधानसभा के पास, फिर विधान परिषद के पास, और फिर गवर्नर के सिग्नेचर होने होते हैं। तो थर्ड रीडिंग हो जाती है इफ एनी, कह रहे लेकिन यदि इन द विधान परिषद द बिल पासेस थ्रू द सेम प्रोसीजर, लेकिन यदि विधान परिषद में भी सेम प्रोसीजर चलता है, इफ द विधान परिषद पासेस द बिल, और यदि विधान परिषद उस बिल को पास कर देती है, मतलब विधानसभा में पास हो गया, फिर विधान परिषद ने भी उसे पास कर दिया, इट इज सेंट टू द गवर्नर, तो फिर उसे गवर्नर के पास भेज दिया जाता है टू हिज असेंट, उसके सिग्नेचर के लिए, एंड इट बिकम अ लॉ, और वो फिर कानून बन जाता है। कह रहे इन केस, लेकिन यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, द बिल इज रिजेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल ने उसे रिजेक्ट कर दिया विधान परिषद ने, या फिर a period or more than 3 months lapse without the bill being passed by its court, या फिर विधान परिषद ने इसकी कमियों को देखते हुए 3 महीने से भी ज्यादा समय बीतने पर उसे पास नहीं किया, तो वो पास अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने तक उसने कुछ नहीं किया। और अगर बिल विधान परिषद भी रिजेक्ट करती है तो भी वो पास होता है, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा मान्य हो गया है, और वो वापस तो भेज सकती है उनको विचार करने के लिए, लेकिन बाद में उन्हें सिग्नेचर करना ही पड़ता है। द बिल इज पास विद द अमेंडमेंट, अब ये बिल पास होता है, अमेंडमेंट मतलब उसमें संशोधन, चेंजेस किए जाते हैं, तो विच द असेंबली डज नॉट एग्री, जिस पर असेंबली एग्री नहीं होती, वो उसमें चीजें बदल दी जाती हैं। द असेंबली में पास द बिल अगेन, और असेंबली बिल को दोबारा से पास कर देती है। नाउ इट बिकम ऑब्लिगेटरी फॉर द विधान परिषद, अब विधान परिषद को ऑब्लिगेटरी अनिवार्य हो जाता है कि अब उस दोबारा से इस पर साइन जरूर करे। कंसिडर द बिल विद इन द 30 डेज, कि वो 30 दिन के भीतर अपने विचार करना उस पर अनिवार्य हो जाता है। 30 डेज पास, लेकिन यदि 30 दिन भी पास हो जाते हैं बाय और बिल द रिजेक्ट बाय द काउंसिल या विधानसभा, और उस बिल को रिजेक्ट किए हुए विधानसभा परिषद के द्वारा,
इट इज कंसाइडेड बाय द बोथ हाउसेस, तो ऐसा माना जाता है कि ये दोनों हाउसेस में पास हो गया, क्योंकि बेटा जो विधानसभा है वो है तो लोअर हाउस, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल हाउस है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सब आपके लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों ने वोट डालकर चुने हैं। लेकिन जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो आपके लोगों द्वारा चुने गए नहीं है। कल मैंने बताया था उसके कितने कितने मेंबर कौन कौन से एरिया से आते हैं, कोई आर्ट एंड साइंस से हैं, कोई टीचर्स हैं, है ना, कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो कह रहे हैं लेकिन इट इज कंसाइडर्ड एज पास, तो इसे पास समझा जाता है बाय द बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस के द्वारा, एंड सेंड इट टू द गवर्नर, और फिर उसे गवर्नर के पास भेज दिया जाता है फॉर हिज असेंस, उनके सिग्नेचर के लिए। आफ्टर द गवर्नर साइन द बिल, और जब गवर्नर बिल पर साइन कर देता है, इट बिकम एन एक्ट, तो वो एक एक्ट या एक कानून बन जाता है। द गवर्नर में नॉट गिव द असेंस, लेकिन कभी कभी गवर्नर उस पर सिग्नेचर नहीं करता, या मे सेंड द बिल बैक टू द लेजिस्लेचर फॉर द रिकंसिडरेशन, या फिर उसे दोबारा से पुनः विचार करने के लिए वापस से उसे असेंबली में भेज देता है। ही मे आल्सो रिजर्व द बिल, और वो बिल को अपने पास रोक कर रख सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की सलाह के लिए। इन विच केस इट बिकम एन एक्ट, इन विच केस, और ऐसे केस में इट कैन बिकम एन एक्ट, वो एक्ट तभी बनता है ओनली व्हेन द प्रेसिडेंट असेंट्स टू इट, जब उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाते हैं। क्योंकि जो पोजीशन गवर्नर की होती है वही पोजीशन किसकी होती है, जो पोजीशन एक कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट की है वही पोजीशन एक स्टेट के अंदर एक गवर्नर की होती है। ठीक है बेटा, तो आज हम इतना ही टॉपिक इसका रीड करने वाले हैं, और इसके बाद चैप्टर नंबर 2 के भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड करने वाली हूँ। आज हम कितने क्वेश्चन सेंड करेंगे वो देखिए। कल हमने 4 क्वेश्चंस तो कर लिए थे चैप्टर नंबर 2 के, है ना, 4 क्वेश्चन सभी ने कर लिए अपनी नोटबुक में कंप्लीट। यस मैम। तो बेटा आज हम करेंगे 4 से आगे, 4 से आगे आपके टोटल 8 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है आपका डिस्कस द इलेक्शन प्रोसीजर। इलेक्शन का प्रोसीजर पूछा है, जैसे कि फिलिंग द नॉमिनेशन पेपर। नॉमिनेशन पेपर कैसे होता है बहन? इलेक्शन कमीशन अनाउंस द लास्ट डेट, जब इलेक्शन कमीशन लास्ट डेट को अनाउंस कर देती है तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट सिलेक्टिंग देयर कैंडिडेट, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करना स्टार्ट करती हैं। और द पार्टी कैंडिडेट इंडिपेंडेंट फाइल देयर नॉमिनेशन पेपर, तो वो पार्टी का कैंडिडेट या फिर कोई इंडिपेंडेंट या कोई निर्दलीय जो किसी भी पार्टी का नहीं हो लेकिन वो चुनाव लड़ना चाहता है तो वो अपना नॉमिनेशन पेपर फिल कर सकता है। एलोकेशन ऑफ सिंबल, जो इलेक्शन कमीशन है वो उन्हें एलोकेट कर देती है, बांट देती है उन्हें सिंबल, चुनाव लड़ने वालों को चुनाव चिन्ह दिया जाता है। फिर द पोल, पोलिंग का दिन आता है, जो वोट का दिन आता है, पोलिंग डे द वोट रिकॉर्ड देयर द वोटर्स, जो वोटर्स हैं रिकॉर्ड देयर वोट इन सीक्रेसी, वो अपना वोट देते हैं बड़ी सीक्रेसी से, मतलब जो किसी को भी पता ना चले, सीक्रेट रहता है ये। The voters are required to carry with them election photo identity card, उनको अपने साथ में वोटिंग आईडी कार्ड ले जाना जरूरी होता है। फिर हम बैलेट बॉक्स या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा वोट दे देते हैं और उनको सील कर उन्हें कहाँ पर भेज दिया जाता है, जो उनका काउंटिंग स्टेशन होता है। फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जब रिजल्ट के डिक्लेरेशन के दिन आते हैं तो उस दिन जो आपके काउंटिंग ऑफिसर हैं, जो ऑफिशियल जो अधिकारी हैं आपके, जो इलेक्शन ड्यूटी पर रहते हैं, वो उस काउंटिंग वाले प्लेस पर पहुंचते हैं और उस कैंडिडेट या उसके रिप्रेजेंटेटिव, या तो वो कैंडिडेट वहां पर होना चाहिए या फिर उसका कोई जानकार, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर होना चाहिए, उनकी उपस्थिति में उन वोटों की काउंटिंग की जाती है और जिस कैंडिडेट को मीन्स कैंडिडेट हु गेट द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट, ऐसा कैंडिडेट जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसे ही डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो ही विनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये ऐसे लोगों का ग्रुप है हु एक्ट द पॉलिटिकल यूनिट, जो कि अपनी एक राजनीतिक इकाई बनाते हैं, एंड हु एम टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, और उनका उद्देश्य होता है कि वो गवर्नमेंट पर कंट्रोल करें, एंड कैरी आउट देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, और अपनी अपनी नई नई पॉलिसीज और प्रोग्राम को चलाएं। इनके फंक्शंस भी हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, लिंक बिटवीन द सिटीजन एंड गवर्नमेंट, लोगों नागरिकों के बीच और गवर्नमेंट के बीच एक कड़ी का काम करती है। कड़ी क्योंकि लोगों ने ही उन्हें रिप्रेजेंटेटिव बनाकर चुना है और वो सरकार द्वारा बनाए गए कामों की उन्हें जानकारी देती है, उनके बीच में लिंक का
काम करती है। यदि लोग किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो मंत्री उसको सुलझाते हैं। पॉलिटिकल वर्कर डू अ लॉट ऑफ सोशल वर्क। पॉलिटिकल जो वर्कर्स है वो कई सारा सोशल वर्क, सामाजिक कार्य भी करते हैं और उस सामाजिक कार्य के अंदर टेक अप इशू रिलेटेड टू द पब्लिक वेलफेयर, लोगों के हित से रिलेटेड वो मैटर्स को उसमें उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल पार्टी और रीजनल पार्टी में डिफरेंस। 3 डिफरेंस हमने यहाँ पर लिखे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सिर्फ नेशन के इश्यूज को उठाती है और जो रीजनल पार्टी है वो सिर्फ एक रीजन, एक क्षेत्र या एक स्टेट के ही टॉपिक्स पर बात करती है। ठीक है, और उसका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो बनता है नेशनल पार्टी का वो पूरे नेशन को कवर करता है, जबकि जो स्टेट का जो मैनिफेस्टो बनता है, जो घोषणा पत्र होता है, उसमें क्या क्या प्रोग्राम और पॉलिसीज चलाई जाएंगी वो एक स्टेट से रिलेटेड होती है। एन इलेक्शन सिंबल रिजर्व होता है, नेशनल रिजर्व अलग है। जो नेशनल पार्टीज हैं उनके जो चुनाव चिन्ह होते हैं थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री एक जैसे रहते हैं। जैसे बीजेपी का है तो हर स्टेट के अंदर जो बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा होगा उसका लोटस ही होगा। इस तरीके से कुछ इलेक्शन सिंबल स्टेट में ऐसे होते हैं जो एक स्टेट के लिए रिजर्व रहते हैं। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा कोएलिशन गवर्नमेंट। फिर कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं होती, ऐसे में 2 या 2 से ज्यादा सरकारें मिलकर गवर्नमेंट को चलाती हैं। India has a multi-party system. It is possible that in election no party get a clear majority in the house. कि किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी ना मिले। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है? Then 2 and more parties, 2 या 2 से ज्यादा पार्टी decide to work together, एक साथ मिलकर काम करने का निर्णय लेते हैं in order to govern is called the coalition government। सरकार को चलाने के लिए इसे हम coalition government या गठबंधन की सरकार कहते हैं। इन्हें क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं इन्हें चलाने में? रनिंग द कोएलिशन गवर्नमेंट इज नॉट एन इजी टास्क। ये कोई इजी टास्क नहीं है। डिफरेंट पार्टीज हैव देयर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज। दोनों, मान लीजिए 2 या 2 से 3, 2 या 2 से ज्यादा पार्टियों ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई और उन पार्टियों की अपने अलग अलग तरीके हैं काम करने के। ठीक है, उनके डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज हैं, जिसके कारण क्या होता है? रिजल्ट इन मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स। उनके बीच में कई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं और यदि वो झगड़े सुलझते नहीं है तो ऐसे में यदि एक पार्टी अपना समर्थन वापस लेती है तो पूरी की पूरी सरकार भंग हो जाती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर्स आपने भी कंप्लीट करने हैं, मैं भी आपको ऐप में भेजने वाली हूँ। तो आप अब सब बच्चे क्लास को लीव कीजिए। ठीक है बेटा, चलिए लीव कर दीजिए क्लास को। लीव करो। लीव कर दो बेटा, कर दो बेटा। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय मैम। लीव करो, लीव करो आशु और हिमांशी। आशु और हिमांशी लीव करो। आशु हिमांशी लीव करो। दिया लीव करो। दिया लीव करो।